लव मैरिज देवरानी और अरेंज मैरिज जेठानी की मुंह दिखाई ड्रेस। ये देखो विकास और मनीष, तुम्हारी बड़ी ताई इन दो लड़कियों का रिश्ता देकर गई हैं तुम दोनों के लिए। बस अब घर जाकर उनसे शादी की बात करनी है। अच्छा माँ, ठीक है, आप कर लीजिएगा बात। एक मिनट भैया। माँ, आप मुझसे बिना पूछे लड़की कैसे पसंद कर सकती हो? मैं किसी और को पसंद करता हूँ। हाँ दैया, कर दिया खानदान का नाम रोशन। आखिर किस लड़की को पसंद करके बैठा है तू? दादी, मेरे ऑफिस की है। क्या कहा? ऑफिस की? फिर तो बहुत मॉडर्न होगी और मॉडर्न कपड़े भी पहनती होगी। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है माँ। ठीक है, जब तूने फैसला कर ही लिया है तो तेरी पसंद की लड़की से भी मेल ही लेते हैं। अब उसी रात विकास अपनी गर्लफ्रेंड अर्पिता से फोन पर कहता है, अर्पिता, मैं जानता हूँ अभी भी तुमने छोटे और टाइट कपड़े पहने हुए होंगे, पर मेरी बात कान खोलकर सुनो। कल तुम्हें मेरी माँ पसंद करने आ रही है। बस कल के लिए तुम एक सिंपल सा सूट पहन लेना प्लीज। ये क्या विकास, मैं जैसी हूँ तुम मुझे वैसे एक्सेप्ट करो ना। बस एक बार मेरी बात मान लो अर्पिता, फिर शादी के बाद जो ड्रेस पहनना हो पहनती रहना। अगले दिन विकास का सारा परिवार अर्पिता को देखने पहुंचते हैं, जहां अर्पिता सूट में होती है। हाँ दैया, पोते पसंद तो तेरी एक नंबर है। सच में मुझे तो डर था कि कहीं मेरे बेटे की पसंद की लड़की छोटे छोटे कपड़े न पहनती हो, पर इसने तो सूट पहन रखा है। चलो बेटी, हमें तो तुम बहुत अच्छी लगी, रिश्ता फिक्स करते हैं। अब विकास के परिवार के वहां से जाने के बाद अर्पिता फौरन अपने कमरे से वन पीस ड्रेस पहन कर आती है। ये क्या बेटी, अभी तो बाहर लड़के वालों की गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई और तूने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए। अरे ससुराल जाकर भी क्या ऐसे ही छोटे छोटे मॉडर्न कपड़े पहनेगी? हाँ माँ, मैं जैसी हूँ वैसे ही अपने ससुराल में भी रहूंगी। हाँ, क्या लव मैरिज कर रही हूँ, ठाट से रहूंगी, ठाट से। इसी तरह अगले दिन प्रेमलता अपनी सास और अपने बेटे मनीष को लेकर अपनी बड़ी बहू जानवी को देखने जाती है, जहाँ जानवी ने सुंदर सी साड़ी पहनी हुई होती है। क्या बात है बहू, साड़ी में तुम कितनी खूबसूरत और कितनी आदरणीय बहू लग रही हो। शुक्रिया माँ जी। अब इसी तरह प्रेमलता जानवी के घर से रिश्ता फिक्स करके चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब दोनों ही बेटे की शादी प्रेमलता पूरे विधि विधान के साथ करवा देती है। आओ मेरी दोनों बहू रानी, घर के अंदर आओ। अरे भाभी, सिलाई मशीन, आप ड्रेस सिलना भी जानती हो? हाँ शिखा, मैं सिलाई करती हूँ। Oh God, how old you are जेठानी जी। आज के टाइम पर कौन कपड़े सिलकर पहनता है? बड़े बड़े मॉल और मार्केट कम हैं क्या? मुझे तो लगता है आपने अपना ये वाहिया शादी का लहंगा भी इसी सिलाई मशीन पर सिला है। अरे बाप रे, देवरानी जितनी छोटी है मुंह उतना ही बड़ा खोलती है, वैसे इतना भी बुरा नहीं है तेरी जेठानी का लहंगा। अगले दिन सुबह जानवी एक सुंदर सी साड़ी और घूंघट करके अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है। पीछे से अर्पिता एक टाइट वन पीस ड्रेस पहनकर रसोई की तरफ आ रही होती है। हाँ दैया, छोटी बहू, ये क्या लिबास धारण कर रखा है तूने? बाप रे, मुझे तो लग रहा है कि मैंने अपने पोते की लव मैरिज करवा कर तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे बहू देख, कैसे घूंघट में पहली रसोई का खाना बना रही है बड़ी बहू। अरे दादी सास, आप इतना हाइपर क्यों हो रही है? ये मेरी डिजाइनर ड्रेस है, आप नहीं समझ पाएंगे, आप 90s की है ना, ये आजकल का ट्रेंड है, ट्रेंड। तभी दूर खड़ी प्रेमलता अपने बेटे विकास से, क्या कह रहा था तू? तेरी पसंद की लड़की मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती, ये मॉडर्न कपड़े पहनकर खुलेआम अश्लीलता फैला रही है यहाँ। माँ, मैं आपको कैसे समझाऊं? अर्पिता ने शुरू से ऐसे ही कपड़े पहने हैं, वो ट्रेडिशनल कपड़े को कैरी नहीं कर पाती है। अब कुछ देर बाद दोनों ही देवरानी जेठानी खाना बनाकर परिवार को खिलाती हैं। ये मलाई कोफ्ता किसने बनाया है? शिखा, मैंने बनाया है। भाभी, बहुत अच्छा बना है। और ये सोया चाप किसने बनाया है? शिखा, ये मैंने बनाया है। भाभी, ये बहुत ही टेस्टलेस बना है। अरे मैरिज वाली बहू का खाना तो बहुत अच्छा बना है। लव मैरिज वाली बहू का खाने में हाथ थोड़ा खिंचा खिंचा हुआ है। ये खूबसूरत बुढ़िया जब से मैं आई हूँ तब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, मैं क्या कह रही हूँ, कल तुम दोनों की मुंह दिखाई की रस्म है तो अच्छे से साज सिंगार कर लेना। क्या कहा? मुंह दिखाई की रस्म? अब तो मैं विकास के साथ जाकर एक बहुत बड़े मॉल से डिजाइनर कपड़े लूंगी। जानवी, तुम भी चलो, मैं भी शॉपिंग करवा लाता हूँ। नहीं मनीष जी, मैं मार्केट से कपड़े नहीं लूंगी, मुझे सिलाई का काम आता है तो मैं अपनी मुंह दिखाई की ड्रेस अपने आप सिलकर तैयार कर लूंगी। पर भाभी, मुंह दिखाई की रस्म कल ही है, आप इतनी जल्दी कोई ड्रेस कैसे सिल पाओगी? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सिल लूंगी, मैं काफी समय से सिलाई का काम कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो कहिएगा।
अब खाना वाना खाने के बाद अर्पिता विकास के साथ एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में जाती है। विकास, ये डिजाइनर ड्रेस कैसा रहेगा मुझ पर मुंह दिखाई के लिए? अर्पिता, ड्रेस तो ठीक है, पर दोनों तरफ से इस ड्रेस में कट लगा हुआ है। तुम्हारे पैर इसमें नजर आएंगे। ब्लाउज भी काफी डीप है, तुम्हारा सारा क्लीवेज दिखेगा। विकास, तुम कैसे स्टूपिड जैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है मैं ऐसे कपड़े शुरू से पहनती आ रही हूँ? ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है। खैर छोड़ो, तुमसे पूछना ही बेकार है। भैया, आप इस ड्रेस को पैक कर दीजिए। अरे ठीक है मैडम, मैं इसे अभी पैक कर देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जानवी अपने हाथों से तरह तरह की साड़ी पकड़कर, इन सभी साड़ियों से मिलाकर मैं अपने लिए एक कंट्रास्ट लहंगा तैयार करती हूँ, पर इसके लिए मुझे कुछ लेस और गोटे की जरूरत होगी। अब शिखा से क्या कहूँ, खुद ही ले आती हूँ। अब जानवी बाजार आती है जहाँ सितारे, लेस, मोती, गोटे मिल रहे होते हैं। भैया जी, ये कुछ गोटे और लेस मुझे दे दीजिए। ठीक है, मैं अभी लिफाफे में से डाल कर देता हूँ। अब जानवी बाजार से आके सिलाई मशीन पर अपनी ड्रेस सिलना शुरू करती है और रात के 2 बजे तक अपनी ड्रेस सिलती रहती है। जानवी, अब आराम भी कर लो, देखो रात के 2 बज गए हैं। जी बस हो गया। तभी अगले दिन दोनों बहू की मुंह दिखाई की रस्म पर पूरे घर को सजाया जाता है। कुछ देर बाद जानवी और अर्पिता अपनी मुंह दिखाई की ड्रेस पहनकर नीचे आती हैं, जहां जानवी ने एक बहुत ही सुंदर सा लंबा लहंगा पहना हुआ होता है। उसके सर पर घूंघट और हाथों में लाल चूड़ियां और गले में गहने होते हैं। वहीं अर्पिता ने एक बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस पहना हुआ होता है, जिसका पूरा क्लीवेज दिख रहा होता है। नीचे स्कर्ट पर दोनों तरफ कट लगा हुआ होता है, जिससे उसकी दोनों टांगे नजर आ रही होती है। परिवार के कुछ सदस्य कुछ बोलते, तब तक घर में मेहमानों का आगमन हो जाता है। आ गए आप लोग, आइए आइए बैठिए। अरे ये क्या बहू, तेरी मुंह दिखाई की रस्म है और तूने घूंघट भी नहीं कर रखा है। अरे कम से कम सर पर तो घूंघट रख लेती, सारा शरीर तो वैसे ही दिख रहा है। एक तरफ से टांगे दिख रही, दूसरी तरफ से सीना दिख रहा है। दुपट्टा नहीं है क्या इस कपड़े पर? अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने अपने मुंह दिखाई पर एक डिजाइनर ड्रेस पहना हुआ है, और अगर मैंने इसके ऊपर घूंघट किया तो मेरा सारा लुक खराब हो जाएगा। बाय द वे, आप ये बताइए मैं आपको कैसी लगी? हाँ हाँ बहू, ठीक ही लगी तू हमें। ठीक ठाक हो बहू तुम देखने में तो। वैसे प्रेमलता, ये तेरी बड़ी बहू है ना, कैसे साज सिंगार में घूंघट करके बैठी है। कुंती अपने हाथों से बहू का घूंघट ऊपर करती है। तेरी मुंह दिखाई की ड्रेस तो बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है, चारों तरफ से ढका हुआ है, कहीं से कोई अंग प्रदर्शन नहीं हो रहा। इसे ही कहते हैं सही मायने में मुंह दिखाई। वैसे कहाँ से लिया बहू तूने अपने मुंह दिखाई का ड्रेस? ये ड्रेस मैंने कहीं से लिया नहीं, बल्कि इसे तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाकर तैयार किया है। अच्छा, फिर तो ऐसी एक ड्रेस तो मेरी बेटी के लिए भी बनाना बहू। दूसरी तरफ अर्पिता मन में, ये कैसे गंवार लोग मुंह दिखाई की रस्म में आए, जिन्हें मेरा एक्सपेंसिव ड्रेस पसंद ना आकर मेरी गंवार जेठानी का सिलाई मशीन पर सिला हुआ साधारण लहंगा पसंद आ रहा है। यहाँ बैठने से तो अच्छा मैं यहाँ से चली ही जाऊं। अब अर्पिता जैसे ही गुस्से में उठती है, उसकी स्कर्ट सोफे के कोने में फंसकर पूरी तरीके से फट जाती है। मेरी ड्रेस तो पूरे तरीके से फट गई। ये सब देख जानवी फटाफट अपने घूंघट का कपड़ा अर्पिता की कमर पर बांधती है। अर्पिता तुम ठीक हो? अरे क्या फायदा ऐसे डिजाइनर कपड़े का जो समाज में हमारी इज्जत ही उतार दे। हमने तो कई बार समझाने की कोशिश की है बहू को। हाँ माँ जी, पर आज मुझे भी समझ में आ गया कि लड़कियां अपने आप को जितना समेट के रखती हैं उतनी ही सेफ रहती हैं। और जेठानी जी, मैं आपका भी थैंक यू करती हूँ जो सही वक्त पर आखिर आपने मेरे शरीर को ढक दिया। आज से मैं कभी भी इस तरह के छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। चलो बहुत बढ़िया है, जब जागो तब सवेरा। इस इंसिडेंट के बाद अर्पिता हमेशा के लिए वेस्टर्न ड्रेस पहनना छोड़ देती है और अपनी जेठानी की तरह साड़ियाँ पहनना शुरू कर देती है। अब लग रही हो ना तुम दोनों मेरे खानदान की संस्कारी बहू। शुक्रिया माँ जी। अमीर देवरानी वर्सेस गरीब जेठानी का ससुराल में ड्रेस। घर के दरवाजे पर सुमित्रा, शीतल और विनोद अपने बहू बेटे का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। कुछ ही देर में 2 गाड़ी आती हैं और दोनों गाड़ी में से एक एक करके बहू बेटे उतरते हैं, जिन्हें देख आसपास की खड़ी औरतें आपस में बात करती रहती हैं। तभी घर की बालकनी पर खड़ी पड़ोसन तेज आवाज में कहती है, सुमित्रा बहन, जब इतने पैसे नहीं थे तुम्हारे पास कि तुम अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ करवा पाओ, तो क्या जरूरत थी? बताओ जरा, एक बहू इतने महंगे लहंगे में आई है और दूसरी बहू साधारण से लहंगे में। ऐसा ही कहा बहन तुमने। मैंने पहले ही कहा था आपसे दोनों की शादी एक साथ मत करवाओ, पर आपने मेरी नहीं सुनी। एक अमीर घर की बहू उठाकर ले आए और एक गरीब घर की। इसकी वजह से आज मेरी नाक कट गई। अरे भाग्यवान, तुम क्यों दूसरों की बात पर इतना ध्यान देती हो? हमारी दोनों बहू बेटों के साथ आ चुकी है, उनका गृह प्रवेश करवाओ।
अपने पड़ोसियों की बात और अपना बनता मजाक देखकर सुमित्रा का मुंह बन जाता है। इसलिए सुमित्रा अपनी अमीर बहू का गृह प्रवेश करवा देती है, तो वहीं अपनी गरीब बहू को दरवाजे पर ही छोड़कर अंदर चली जाती है। जिसके बाद विनोद अपनी गरीब बहू का गृह प्रवेश करवाता है। दोनों ही अपने कमरे में जाती हैं और रात को काफी अच्छी नाइटी पहन नेहा रसोई में जाकर आइसक्रीम खाने लगती है। तो वहीं रूम में पानी खत्म होने की वजह से साधारण साड़ी में प्रीति हाथों में गिलास लिए रसोई ढूंढते हुए रसोई में आती है। नेहा, ये तुम कैसी नाइट ड्रेस पहनकर घूम रही हो घर में? मेरी छोड़ो, तुम अपनी देखो, कैसे फटीचर कपड़े पहनकर घूम रही हो ससुराल में। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ दिया नहीं क्या? ऐसा नहीं है नेहा, और मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी। मेरे नहीं, अपने भले के बारे में सोचो। नेहा अपनी जेठानी की गरीबी और उसकी ड्रेस का मजाक बनाकर आइसक्रीम लेकर वहां से चली जाती है। बेचारी प्रीति उदास होकर पानी का जग भरकर हाथों में लिए अपने कमरे में जाती है। जहां निखिल बेड पर लिटाता है, वहीं प्रीति जग रखकर उदास बैठ जाती है। क्या हुआ? तुम बड़ी परेशान लग रही हो। भला मुझे क्या होगा, मैं तो बस पानी लेने के लिए गई थी। इतना बोल प्रीति सो जाती है। अगली सुबह दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई के लिए काफी अच्छे से तैयार होती हैं। क्योंकि नेहा अमीर घर से थी, इसलिए वो काफी महंगी डिजाइनर साड़ी पहनती है। तो वहीं प्रीति अपने मायके से सस्ती लाई हुई साड़ी पहनकर लिविंग हॉल में आती है, जहां सोफे पर बैठी टीवी देख रही शीतल अपनी छोटी भाभी के कपड़ों को देखकर उनकी काफी तारीफ कर रही होती है। पर जैसे ही शीतल की नजर प्रीति पर पड़ती है, वो उससे कहती है, बड़ी भाभी, आपको तो अपनी देवरानी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि नई नवेली बहुओं को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। शीतल, हम क्या कोई कंपटीशन कर रहे हैं जो हम एक दूसरे की ड्रेस देखकर पहने? हाँ, अब जिसके पास होता नहीं है वो तो ऐसा ही बोलेगा ना। ऐसा नहीं है नेहा कि मेरे पास कपड़े नहीं है, वो तो पता चल जाएगा जेठानी जी। जब मैं अपनी पहली रसोई कर लूंगी ना, तब मैं आपको अपने कपड़े दिखाऊंगी कि मैं अपने ससुराल वालों के लिए कितने अच्छे कपड़े लेकर आई हूँ। हाँ भाभी, मैं आप दोनों की ही ड्रेस देखूंगी कि आप दोनों क्या लेकर आई हो। वैसे मुझे लगता नहीं कि बड़ी भाभी अपने मायके से कुछ ढंग का भी लेकर आई होंगी, फिर भी देख लूंगी। शीतल और नेहा की बातें प्रीति को काफी बुरी लगती हैं। कुछ देर में दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और अपनी पहली रसोई में तरह तरह के पकवान बनाती हैं और सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं। हाँ, अरे मेरी दोनों बहुओं ने ही अपनी पहली रसोई में बहुत अच्छा खाना बनाया है। बड़ी बहू, खाने की तरह थोड़ी ड्रेस भी अच्छी ले आती तो ज्यादा अच्छा लगता। पहली रसोई में भला इतना सिंपल कपड़ा कौन पहनता है? माँ, मेरी बीवी इसमें भी अच्छी लग रही है। भाभी का तो पता नहीं, पर नेहा लग रही है बिल्कुल नई नवेली दुल्हन। नई दुल्हन को ऐसे ही तैयार रहना चाहिए। घर वालों की बातें सुन प्रीति और निखिल दोनों ही उदास हो जाते हैं। कुछ देर बाद शीतल प्रीति के साथ नेहा के कमरे में जाती है, जहां नेहा उन्हें अपनी महंगी ड्रेस दिखाती है। बेड पर तरह तरह की ड्रेस थी, जिन्हें वो खोल कर दिखाती है। ये बिल्कुल न्यू लेटेस्ट स्लिम गाउन है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, और माँ जी के लिए ये साड़ी और ये वाली ड्रेस मैं पहनूंगी अपनी मुंह दिखाई पर। ओ भाभी, सब कुछ कितना अच्छा है, बहुत महंगे लग रहे हैं ये सब। बड़ी भाभी चलिए अब आपके कमरे में चलते हैं, जरा हम भी तो देखें आप क्या लेकर आई हैं। शीतल नेहा के साथ प्रीति के कमरे में जाती है और जैसे ही प्रीति अलमारी से अपनी साड़ी, फ्रॉक, सूट, नॉर्मल सूट निकाल कर बेस पर रखती है और उन सभी कपड़ों को हाथ में लेकर शीतल बैठकर जोर जोर से हंसने लगती है। भाभी, आप तो अपने साथ थर्ड क्लास कपड़े लेकर आई हैं। जब आप दोनों की मुंह दिखाई होगी तो आपकी वजह से मेरी माँ की नाक कट जाएगी। आपको पता है जेठानी जी, इससे अच्छे कपड़े हम अपने नौकरों को देते थे। सही कहा भाभी आपने। प्रीति भाभी, आपको तो शायद पता होगा, जब आप इस घर में आई थी तब भी पड़ोसियों ने आपका लहंगा देखकर माँ का बहुत मजाक बनाया था। आपके आते ही माँ की नाक कट गई थी, और एक बार फिर वही होने वाला है मुंह दिखाई पर। शीतल और नेहा प्रीति के कपड़ों का मजाक बनाकर वहां से चली जाती हैं, जिस वजह से प्रीति काफी परेशान होती है। परेशान प्रीति बैठकर सारी बातें सोच रही होती है कि तभी उसकी माँ अपने कीपैड फोन से अपनी बेटी को फोन करती है, जो कमरे में बैठी थी। कैसी है मेरी बच्ची, वहाँ सब ठीक तो है? तुझे कोई परेशानी तो नहीं हो रही? हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है और मैं बहुत खुश भी हूँ। आपको पता है निखिल जी ने मुझे बहुत अच्छा फोन दिया है। अब आप मेरी फिक्र मत कीजिए, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार से बातें कर रही हैं। जहां प्रीति अपनी माँ से झूठ बोलकर अपने ससुराल वालों की तारीफ करती है, तो वहीं नेहा अपने कमरे में एसी में बैठी अपनी माँ से बात करते हुए बार बार हंस रही होती है और अपनी जेठानी की गरीबी के बारे में बता रही होती है।
माँ तुम्हें पता है मेरी जेठानी इतने गरीब घर से कि उसके पास एक भी रंग के कपड़े नहीं है। आज तो मेरी नंद ने उसका बहुत मजाक बनाया, यहाँ तक कि उसकी शादी का लहंगा भी इतना सिंपल और बेकार था कि पड़ोस के लोग भी हंसने लगे थे। कुछ इसी तरह दोनों बहुओं का पूरा दिन गुजर जाता है। रात को जहाँ नेहा आराम से अपने कमरे में सो रही थी तो वहीं बेचारी प्रीति को एसी में भी नींद नहीं आ रही थी और वो बार बार करवटें बदल रही होती है। क्या हुआ प्रीति, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? निखिल, क्या शादी के बाद अच्छे ड्रेस पहनना जरूरी है? मुझे ऐसा लग रहा है शादी के बाद जैसे कि मैं किसी कंपटीशन में हूँ। तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। तुम बातों को इतना घुमा क्यों रही हो? सीधा सीधा बताओ ना, क्या परेशानी है? कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, आप सो जाओ। निखिल के बार बार पूछने पर भी प्रीति उसे कुछ नहीं बताती और अगले दिन प्रीति नेहा के कमरे में जाती है। नेहा, क्या तुम मुझे अपनी ड्रेस दिखा सकती हो? तुम अपने मायके से कौन सी ड्रेस लेकर आई हो मुंह दिखाई पर पहनने के लिए? क्या करोगी देखकर? कहाँ आपकी इतनी हैसियत है कि आप मेरे जितनी महंगी ड्रेस ले सको? मायके से तो कुछ ला नहीं पाई, अब क्या ससुराल वालों से मांगोगी? हाँ, मैं तुम्हारी जितनी महंगी ड्रेस नहीं ले सकती पर देख तो सकती हूँ, और मुझे कुछ ससुराल वालों से मांगने की जरूरत नहीं है। प्रीति की काफी बोलने पर नेहा अलमारी से कुछ ड्रेस निकालती है और बेड पर बैठकर हाथों में ड्रेस लिए कहती है, मैंने सोचा था मैं अपनी मुंह दिखाई पर ये ड्रेस पहनूं, पर ये ड्रेस मुझ पर ज्यादा खेल रही है, तो इसलिए अब मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी। आपको पता है ये ड्रेस पूरे 25,000 रुपए की है। ये ड्रेस इतना महंगा लग तो नहीं रहा जितना ये बता रही है। हाँ, बहुत अच्छी ड्रेस है तुम्हारी, तुम यही पहन लेना। मैं तो वही पहनूंगी जो मेरे पास है, मैं तुम्हारे जितने बड़े घर से नहीं हूँ ना। इतना बोलकर प्रीति अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मैं जो तुम्हें सामान बता रही हूँ वो सारा सामान लेकर तुम मेरी दोस्त शीला के पास चली जाना। उसके पास फोन नहीं है, इसलिए मेरी बात भी करवा देना। प्रीति अपनी माँ को कुछ सामान बताती है और उसकी माँ वो सामान लेकर शीला के पास जाती है। साथ ही शीला की बात प्रीति करवाती है। अगली शाम घर में मुंह दिखाई की रस्म थी। काफी सारे मेहमान घर में आते हैं। फूलों से घर सजा था। कुछ ही देर में तैयार होकर सुमित्रा की एक बहू सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही होती है। शीतल अपनी भाभी की ड्रेस देख अपनी भाभी के पास जाती है और घूंघट में सीढ़ियों से उतर रही अपनी भाभी का हाथ पकड़कर नीचे उतारते हुए कहती है, वाह भाभी, आपने अपनी मुंह दिखाई के लिए बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है। मुझे तो लगता है आपके सामने बड़ी भाभी फीकी पड़ जाएंगी। बड़ी भाभी की भी सारी लाइमलाइट आप ही लेकर जाने वाली हो। शीतल अपनी भाभी को नीचे लाकर सोफे पर बैठा देती है। कुछ ही देर में सुमित्रा की दूसरी बहू ड्रेस पहनकर घूंघट में आती है और वो भी नीचे आकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है और एक औरत जब प्रीति का घूंघट उठाकर मुंह देखती है तो चांद का टुकड़ा लग रही है सुमित्रा बहन तुम्हारी बड़ी बहू, और आज तुम्हारी दोनों बहू की ड्रेस देखकर लग रहा है कि तुमने अपनी बहुओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, पर फिर भी मुझे तो प्रीति बहू की ड्रेस ज्यादा अच्छी लग रही है। बहन, मेरे लिए तो मेरी दोनों बहुएं बराबर हैं। अब इंसान जब दो चीज लेता है तो उसमें से कुछ चीज तो कम ज्यादा निकल ही जाती है। इस बार पड़ोसियों की बातें सुन सुमित्रा काफी खुश होती है तो वहीं शीतल हैरान हो जाती है। जिसके बाद एक एक करके घूंघट उठाकर सारी औरतें दोनों बहुओं की मुंह दिखाई की उनको गिफ्ट देकर चली जाती हैं। कुछ ही देर में मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है और सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं। नंद जी, देखा आपने, मैं गरीब घर से जरूर हूँ, महंगे कपड़े नहीं ले सकती पर कम पैसों में अच्छे कपड़ों का इंतजाम तो कर सकती हूँ। मैं बस आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि मैं कम पैसों में भी अच्छे कपड़े पहन सकती हूँ, और ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि आप हमें कपड़े और पैसों से कंपेयर कर रही थी। सही कहा बहू तूने। पड़ोसियों की बातें सुनकर उस दिन मैं भी तुझसे थोड़ी नाराज हो गई थी, पर आज तेरी ही वजह से मुझे तारीफें भी सुनने को मिली है। प्रीति की वजह से सुमित्रा की काफी तारीफ होती है, जिस वजह से पूरा परिवार काफी खुश होता है। तो वहीं नेहा और शीतल की बोलती बंद हो जाती है और प्रीति अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ के फोन से अपनी दोस्त से बात करती है। तुम बहुत अच्छी हो शीला। अगर उस दिन मेरे कहने पर एक दिन में पूरी रात जागकर तुमने मेरे लिए ड्रेस ना बनाई होती तो सिर्फ ना आज मेरी ना करती बल्कि मेरे ससुराल वालों की भी इंसल्ट हो जाती। अब से मैं तुमसे ही अपने कपड़े बनवाऊंगी।